नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 2 अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुलगाम और अनंतनाग इलाके में ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन में इन तीनों ही आतंकियों को मार गिराया है। कुलगाम में मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते हैं। वहीं अनंतनाग में भी मारा गया आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक M4 और 2 AK-47 राइफल भी बरामद की है। फिलहाल दोनों ही जगहों पर सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से अभी भी चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम से और अनंतनाग से। ये 2 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। इस घाटी में ऑपरेशन के तहत 4 आतंकियों का खात्मा कर दिया है हमारे सुरक्षा बलों को। ये बहुत बड़ी सफलता मिली है। हालांकि इस पूरे इलाके में अभी भी चेकिंग अभियान चल रहा है। सुबह सुबह का वक्त ये और देर रात भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। अनंतनाग में भी एक आतंकी मारा गया है। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है ये आतंकी। ये दोनों ही आतंकी के संगठन की बात करें तो जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन आ रहा है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक M4 और 2 AK-47 राइफल भी बरामद की है। पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इनपुट्स ये मिले कि क्या कोई और भी आतंकवादी या इनके साथी के छुपे होने की आशंका है और इसीलिए सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 2 अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एक एनकाउंटर कुलगाम में और दूसरा अनंतनाग में हुआ है। कुलगाम और अनंतनाग इलाके में जारी ऑपरेशन में इन आतंकियों को मार गिराया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। अब बात करेंगे बुलेटिन में देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की। वो खबरें जो दिन भर आज का एजेंडा तय करेंगी और वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में कुछ बड़ी खबरें। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले। अब तक 800 के पार लोग इस नए वेरिएंट से बीमार हो गए हैं। महाराष्ट्र में 85, राजस्थान में 23, गुजरात में 19 और तमिलनाडु में 11 और आंध्र प्रदेश में 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में करीब 7 महीने के बाद सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से दहशत है। 24 घंटे में 923 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में 1.29% कोरोना संक्रमण की दर है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर DDMA की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली में अभी येलो लेवल का अलर्ट जारी रहेगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या को देखते हुए अन्य पाबंदियों पर फैसला लिए जाएंगे। मुंबई में भी कोरोना संक्रमण में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एक दिन में 2510 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई एक बार फिर रेड जोन में आ गया है। रेड जोन का मतलब जहां 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी की दर हो। बॉलीवुड में भी कोरोना ने जबरदस्त तरीके से एंट्री मारी है। करिश्मा की पार्टी में गए अर्जुन कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही उनकी बहन अंशुला, चाचा अनिल कपूर की बेटी रिया और उनके पति करण बुलानी भी कोरोना संक्रमित है। ये सभी लोग आइसोलेशन में हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पानी, सड़क, स्वास्थ्य, घर, उद्योग और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। 3 महीने में पीएम मोदी का उत्तराखंड का ये चौथा दौरा है। पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हल्द्वानी में आयोजन स्थल पर जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। देश में बजट से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बैठक करेंगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे ये बैठक होंगी। देश में चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने विदेश दौरे पर चले गए हैं। जनवरी के पहले हफ्ते तक राहुल स्वदेश लौटेंगे। दरअसल 2022 की शुरुआत में ही 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। सेना की जांच टीम ने नागालैंड के मोन जिले के ओटिंगा गांव का दौरा किया, जहां कथित तौर पर सुरक्षा बलों की गोली से 14 लोगों की मौत हुई थी।
जांच टीम ने चश्मदीदों की गवाही भी दर्ज की है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक्शन में है। आज लखनऊ में मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ चुनाव आयोग की टीम बैठक करेगी। जानकारी के मुताबिक वर्चुअल रैली के लिए बीजेपी तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियों से सहमति नहीं बन रही है। यूपी के सभी सियासी दलों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव समय पर ही कराया जाए। इसके साथ ही कहा है कि चुनाव केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में निष्पक्ष तरीके से हो। कांग्रेस ने यूपी पुलिस को चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था से दूर रखने की मांग की है। मिशन यूपी में अमित शाह जी जान से जुट गए हैं। आज मुरादाबाद, उन्नाव और लखनऊ में जन विश्वास यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुरादाबाद में अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी इस सभा में लाखों लोगों को जुटाने की दावा कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी भी पूरी तरह से एक्शन मूड में हैं। आज महाराजगंज, पीलीभीत और गोरखपुर में योगी कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ के दौरे पर है। पार्टी की विजय मार्च यात्रा को केजरीवाल हरी झंडी दिखाएंगे। 31 दिसंबर को पटियाला और 1 जनवरी को अमृतसर का भी दौरा करेंगे। कानपुर में पीएम मोदी के दौरे के वक्त बवाल पर केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। एसपी ने इन सभी 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया है। जिस गाड़ी को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है और साथ में हमने घटना से जुड़े हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। महाराष्ट्र के वसूली केस में अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूर्व गृह मंत्री को मुख्य आरोपी बनाया गया है। देशमुख के दोनों बेटों का भी इस चार्जशीट में नाम है। कानपुर और कन्नौज रेड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पीयूष जैन ने टैक्स में हेराफेरी की बात को स्वीकार किया है। पीयूष जैन पर बगैर पर्ची के इत्र के कारोबार करने का भी आरोप लगा है। मुंबई की एसपीआई ब्रांच में लूटपाट के इरादे से दिन दहाड़े फायरिंग हुई। इस फायरिंग में एक कर्मचारी की मौत हो गई है। मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हैदरपुरा एनकाउंटर की जांच रिपोर्ट पर कांग्रेस ने भी अब सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि उसे एसआईटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। इससे पहले महबूबा मुफ्ती भी एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठा चुकी है। नए साल पर प्रधानमंत्री मोदी किसानों को तोहफा देंगे। 1 जनवरी को किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी होगी। 20,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बीच बांटी जाएगी। झारखंड की सोरेन सरकार ने पेट्रोल डीजल के मामले में बड़ा फैसला लिया है। सरकार 26 जनवरी से 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता करेगी, लेकिन सस्ते पेट्रोल का लाभ केवल गरीबों को ही मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास विभाग में बम्पर भर्ती निकली है। महिला सुपरवाइजर के 200 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। इन पदों पर केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। केंद्र की ओर से जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के 10 जिलों को चुना गया है, जिनमें दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी शामिल है। सरकार का मानना है कि जलवायु में हो रहे परिवर्तन का प्रभाव खेती पर भी पड़ा है, जिनसे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में जलवायु अनुकूल खेती कारगर पहल हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही है। राज्य सरकार ने राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए ये उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से सरकार ऐसे युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देगी। और इस वक्त एक अहम खबर, देश में ओमाइक्रॉन की रफ्तार लगातार तेजी पकड़ रही है। देश में ओमाइक्रॉन के मामलों का जो आंकड़ा है वो 800 के पार जा पहुंचा है। बुधवार को महाराष्ट्र में 85, राजस्थान में 23, गुजरात में 19 और तमिलनाडु में 11, आंध्र प्रदेश में 10 नए केस सामने आए हैं, जो कि एक चिंता बढ़ा देने वाली खबर है। महाराष्ट्र में भी लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान में भी 23 नए केस मिल चुके हैं, गुजरात में 19, तमिलनाडु में 11 केस। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो 10 नए केस सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर के राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से फैसले ले रही हैं। गाइडलाइंस भी रिलीज की जा रही है। ओमाइक्रॉन की खतरनाक रफ्तार के बारे में आपको बता रहे हैं। 2 दिसंबर, 17 दिसंबर, 21 दिसंबर, 25 दिसंबर, हर दिन नए केस बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही 27 दिसंबर और 29 दिसंबर के बाद आज 30 दिसंबर को 800 से ज्यादा केस देश में ओमाइक्रॉन के मिल चुके हैं, जो कि खतरनाक रफ्तार, बहुत तेज रफ्तार इस कोरोना के नए वेरिएंट की नजर आ रही है।
तो दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ने लगे हैं। बुधवार को राजधानी में एक दिन में कोरोना के 923 नए केस सामने आए हैं। पिछले 7 महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए और यहां पर कोरोना की जो संक्रमण दर है वो 1.29% हो गई है। दिल्ली के साथ ही मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार खतरनाक तेजी से ऊपर जा रही है। यहां पर बुधवार को 24 घंटे में कोरोना के 2510 नए केस सामने आए। मुंबई एक बार फिर से रेड जोन में आ गई है। दिल्ली मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार के बारे में बता रहे हैं आपको। पिछले 24 घंटे में 923 नए केस, मुंबई में 24 घंटे में 2510 नए केस मिले हैं। ऐसे में मुंबई में काफी तेजी से फैलता हुआ ये कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ रहा है। दिल्ली मुंबई की आपको बात करें तो देखिए 24 घंटे के अंदर 923 नए केस सामने आ चुके हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उनके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वैक्सीनेशन भी है, बेड्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से मथुरा वृंदावन का मुद्दा गरमा दिया है। उन्होंने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण पर लोगों की राय मांगी है और इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आप लोग ने देखा होगा कि वहां पर कितना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप लोग खुश हैं। इस पर लोगों की ओर से हाँ में जवाब भी आया और योगी ने इसके बाद कहा कि फिर मथुरा वृंदावन कैसे पीछे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। और अब देखिए राज्य की कुछ बड़ी खबरें फैक्ट और रिसर्च के साथ। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जमकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए हिंदू मुस्लिम भी जमकर हो रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के एक सांसद ने दावा किया है बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलेगा क्योंकि मोदी सरकार ने धारा 370 हटा दी है। कन्नौज में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने मुस्लिम समुदाय को लेकर कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा अयोध्या में बीजेपी राम मंदिर का निर्माण कर रही है, इसलिए मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। हमने तो अयोध्या में मंदिर बनाया, हमने मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे। जिसको वोट देना हमें ऐसे लोगों का वोट भी नहीं चाहिए जो आतंकवाद का भारत में समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बोलते हैं, जिनकी मानसिकता भारत में विपरीत है, जो निश्चित रूप से जो भारत में शरिया के शासन का जो सपना देख रहे हैं, ऐसे किसी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ना चाहिए और ना भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं। बीजेपी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को उनके वोट नहीं चाहिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दंगे की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है इन कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत अशांति फैलाने की नीयत से कार में तोड़फोड़ की थी। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं सचिन केसरवानी, अंकुर पटेल, अंकेश यादव, सुकांत शर्मा और सुशील राजपूत को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे, रैली को संबोधित करने गए थे। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में एक तरह से उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। प्रधानमंत्री मोदी का मंगलवार को कानपुर में काफिला गुजरने के बाद नौबस्ता थाना क्षेत्र के हमीरपुर जाने वाली सड़क पर पीएम मोदी का पुतला फूंक कर बीजेपी का झंडा लगी कार में तोड़फोड़ करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
जांच में पता चला कि ये सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। चुनाव आयोग के लखनऊ दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। चुनाव आयोग के अधिकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग की टीम सुबह 10 से 11 बजे के बीच मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक करेगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंची है। इस दौरान टीम ने मैराथन बैठकें की। टीम ने चुनाव तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ साथ सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की। चुनाव आयोग की टीम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के बाद जब निर्वाचन आयोग की टीम दिल्ली पहुंचेगी, उसके बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है यूपी के चुनावी संग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं। सीएम योगी के आज गोरखपुर, महाराजगंज और पीलीभीत में कार्यक्रम हैं। योगी गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वो कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। योगी की एक जनसभा भी है। महाराजगंज में भी मुख्यमंत्री योगी विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद उनका पीलीभीत में कार्यक्रम है, जहां वो विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीलीभीत में भी सीएम योगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ के दौरे पर हैं, जहां उनके नेतृत्व में विजय मार्च निकलेगा। इसके अलावा कल और 1 जनवरी को वो पटियाला और अमृतसर का दौरा करेंगे। गौरतलब है, हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के किलों को भेद कर 14 वार्डों में जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के खाते में 12 और कांग्रेस के खाते में 8 सीट आई थी। आम आदमी पार्टी अपनी इस जीत को लेकर काफी उत्साहित है। वो इसे पंजाब विधानसभा में जीत का दरवाजा मान रही है और आज इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल विजय मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन उत्तर प्रदेश पर अलग अलग जगह बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे मुरादाबाद में रैली करेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे उन्नाव में गृह मंत्री की जनसभा भी होने वाली है। आखिर में लखनऊ में अमित शाह शाम 7 बजे संगठन बैठक करेंगे। तो उन्नाव में गृह मंत्री अमित शाह का आज एक खास कार्यक्रम, लखनऊ में 7 बजे और उत्तर प्रदेश में अमित शाह का ये ताबड़तोड़ एक्शन। और लगातार इस कार्यक्रम को लेकर के अपडेट हम आपको बता दें, दोपहर 12 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे, दोपहर 2 बजे उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम 7 बजे वो लखनऊ में होंगे, जहां पर संगठन बैठक होने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो 15 नवंबर को श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर हैदरपुरा में आखिरकार हुआ क्या था? घाटी में 3 आम नागरिक और 1 पाकिस्तानी आतंकी की हत्या को राजनीतिक दलों ने फेक एनकाउंटर बताया था। उपराज्यपाल ने इस एनकाउंटर के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए थे और अब टाइम्स नाउ नव भारत के पास जांच की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिससे साफ हुआ है कि एनकाउंटर को फेक बता करके सुरक्षा बलों को बदनाम करने की कोशिश की गई। श्रीनगर के हैदरपुरा में 15 नवंबर की शाम को हुए एनकाउंटर की जांच कर रही एसआईटी ने सुरक्षा बलों को क्लीन चिट दे दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईटी ने मंगलवार को कहा कि एनकाउंटर में मारे गए आम नागरिक की जान पाकिस्तानी आतंकी नहीं थी, जबकि आतंकियों की शरण स्थली बनी बिल्डिंग के मालिक अल्ताफ भट्ट को उन्होंने ह्यूमन शील्ड यानी मानवीय ढाल की तरह इस्तेमाल किया। अल्ताफ अहमद भट्ट और आमिर मार्गे क्रॉस फायरिंग में मारे गए, लेकिन इस बीच आमिर मार्गे से जुड़े कुछ अहम सच सामने आए हैं। आमिर मार्गे आतंकियों के लिए ही काम कर रहा था और उसी ने पाकिस्तान के आतंकी को बिल्डिंग में पनाह दी थी, लेकिन विपक्ष आज भी इस मामले पर सवाल उठा रहा है। So there are so many loopholes in this whole, botched up investigation. This is the justice that has been meted out to Kashmiri. Anyone who had any semblance or an iota of hope left in the democratic and judicial process feels very saddened today. Very saddened. This is heartbreaking. You kill Kashmiris. There is mayhem all around, and no one claims the dead.
एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक मार्गे उसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर रहता था। मार्गे की जानकारी के बिना पाकिस्तानी आतंकी का दूसरी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन था। पाकिस्तानी आतंकी और मार्गे दोनों ही बांदीपोरा से थे, जिसका सच भी जांच रिपोर्ट में सामने आया है। उनको जब इसकी रिपोर्ट मिली वहां पर वो पहुंचे और उनको ये पता चला कि वहां पर एक फॉरेन मिलिटेंट है। इसकी हमने पहले ही डिमांड की थी कि ये जो इंक्वायरी है ये इसकी जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, लेकिन वो बात तो नहीं मानी इन्होंने। तो खुद ही ये मुंसिफ हैं, खुद ही इनके गवाह हैं, तो पता था कि जो रिपोर्ट आएगी तो कहीं ना कहीं वो इनके ही हिमायत में आएगी। तो हम इस रिपोर्ट को जो है इस एसआईटी की रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करते हैं और ये डिमांड हम करते हैं कि जल्द से जल्द जो है कि जुडिशियल प्रोब उठाई जाए, ताकि क्योंकि यहाँ पे एक इस चीज से ऐसे मामला से जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है और जम्मू कश्मीर के अवाम में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक जो गैप इससे पैदा होता है, कहीं ना कहीं उसको ब्रिज करने की जरूरत है। जल्द से जल्द हमारी डिमांड है कि आप इसमें जुडिशियल प्रोब उठाइए। शुक्रिया। टाइम्स नाउ नव भारत के पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो फेक एनकाउंटर के झूठ को बेनकाब करती है। इसमें चश्मदीदों के बयान भी हैं, जिनकी पहचान छिपाई गई है। चश्मदीदों ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने 3 लोगों को बिना किसी दबाव के अंदर जाते देखा था। चश्मदीदों के मुताबिक पहली गोली भी बिल्डिंग के अंदर से ही चली थी, जहां आतंकी छिपा हुआ था, जिसके बाद जवाब में सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। सुरक्षा बल ग्राउंड फ्लोर पर घर के इकलौते दरवाजे के बाहर मौजूद थे, तो वहीं इस फायरिंग में मारे गए नागरिकों के शव पहली और दूसरी मंजिल पर मिले। इस एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी आतंकी समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों के परिवार वालों का आरोप था कि अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदासिर गुल को पुलिस ने जानबूझकर मारा है। वहीं पुलिस ने दोनों पर आतंकियों का मददगार होने का आरोप लगाया था। एनकाउंटर पर सवाल उठने के बाद इसकी जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन 9 बजे सुबह के 9 बजे टाइम्स नाउ नव भारत पर सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 2 अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुलगाम और अनंतनाग इलाके में जारी ऑपरेशन में इन आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि कुलगाम में मारे गए आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते हैं। वहीं अनंतनाग की बात करें तो वहां पर मारा गया आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक M4 और 2 AK-47 राइफल भी बरामद की है। फिलहाल दोनों ही जगह पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुआ है, अनंतनाग और कुलगाम में, जहां पर कुल मिलाकर 6 आतंकी मारे गए हैं। इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। देर रात सर्च ऑपरेशन चलता रहा और सुबह भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हर तरफ से सफाया किया जा सके आतंकवादियों का। इसीलिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना की तरफ से 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। साथ ही उन आतंकवादियों के कब्जे से कई हथियार भी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। तो इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ईशान वानी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ईशान, क्या जानकारी देंगे आप? किस संगठन से ये आतंकवादी ताल्लुक रखते थे और इस पूरे इलाके में क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्या? देखिए, 6 जो है ये मारे गए हैं, जो कि जैश ए मोहम्मद एयरफोर्स से थे। ये 2 जगह पर एनकाउंटर चल रहा था, जो कि साउथ कश्मीर में, एक तो कुलगाम में और अनंतनाग में ये जो है एनकाउंटर था। हालांकि 2 इसमें एक सेना का कर्मी और एक पुलिस का जवान भी जो है जख्मी हुआ है, लेकिन पुलिस ने अभी तक फिलहाल ये जानकारी दी है कि 2 इसमें पाकिस्तानी थे और 2 जो है लोकल थे, और 2 की जो है आइडेंटिटी अभी पता की जा रही है। और कुलगाम में जो 3 मारे गए हैं उनमें एक पाकिस्तानी था और उससे एक M4 जो राइफल, जो कि एडवांस माना जाता है, वो मिला है, और 2 AK-47 राइफल भी मिली हैं। जैसा आपको पता होगा कि पहले ही जो है कश्मीर घाटी में ऐसे ऑपरेशन जो है पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने बढ़ा दिए हैं।
क्योंकि लगातार जो है हमले भी हो रहे थे और कहीं ना कहीं टारगेट करने की भी कोशिश की जा रही थी। एक बहुत दचका होगा मिलिटेंट आउटफिट्स के लिए ये एनकाउंटर होना, और कल शाम से ही सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी, तब से ही इस इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी था। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि कुलगाम में जो है ऑपरेशन कंक्लूड किया गया है, लेकिन अनंतनाग में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान आपका इस जानकारी के लिए। तो पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जैसा कि मेरे सहयोगी ईशान बता रहे थे, कुलगाम और अनंतनाग इन दो जगहों पर कल सुरक्षा बलों की तरफ से ये जो एनकाउंटर किया गया है, इसमें कुल मिलाकर 6 आतंकवादियों का सफाया किया गया। पीयूष जैन, इस शख्स के सैकड़ों अफसाने बाजार में हैं, लेकिन आज 30 तारीख को जब देश का वेतन भोगी वर्ग इनकम टैक्स रिटर्न भरने में झमेले में उलझा हुआ है, तब आपको पीयूष जैन के रिटर्न का सच और देश के आम आदमी के दर्द को समझना चाहिए। आंखें चौंधियाने वाली इस तस्वीर के अब सैकड़ों अफसाने हैं। पीयूष जैन जीते जी एक किंवदंती है। इतनी प्रॉपर्टी उनके पास थी जो रिकवर की गई है एजेंसियों की तरफ से, उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आम इंसानों के जैसी ही थी। कैसे चलते थे, किस गाड़ी से चलते थे, कुछ अंदाज़ा है आपको? देखिए, ये तो हर व्यक्ति के नेचर की बात है। कोई व्यक्ति सादे स्वरूप में रहता है, कोई व्यक्ति बहुत मतलब जो है तड़क भड़क में रहता है। लेकिन 31 दिसंबर से ऐन पहले जहां आम आदमी अपना रिटर्न भरने को लेकर परेशान है, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पीयूष जैन महज 15 लाख रुपए की आय अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाता था। आईटी रिटर्न में उसकी पत्नी की आय भी महज 8 लाख रुपए थी। एक लिहाज से धन कुबेर टैक्स देता ही नहीं था। और देश का सच ये है कि ऐसे धन कुबेरों की कमी नहीं है जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए घर में रखे हैं और कागज पर उनकी आय कुछ है ही नहीं। मसलन इस तस्वीर को देखिए। करीब 20 दिन पहले बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियर अजय कुमार सिंह के घर जब बिहार विजिलेंस टीम ने छापा मारा तो वो ये नजारा देखकर दंग रह गए। लेकिन मसला धन कुबेरों की अकूत दौलत का नहीं है, मसला उस सिस्टम का है जिसमें भ्रष्टाचारी लाखों करोड़ों रुपए अपने घर में रखने से नहीं हिचकिचाते और आम गरीब राजनीतिक रैलियों में पहुंचकर होर्डिंग की लकड़ियों तक इसलिए बटोर लेता है ताकि घर का चूल्हा जल सके। लकड़ी आप किस लिए लेके जा रही हैं? चूल्हे में जलाएंगे और किसके लिए ले जा रहे हैं? सिलेंडर नहीं है आपके? गरीब है हम तो। सिलेंडर है आपके पास? है सिलेंडर, 1000 का हो रहा है सिलेंडर। तो 1000 रुपए का सिलेंडर होने की वजह से आप लकड़ी लेके जा रही हैं? और क्या। दरअसल भ्रष्ट सिस्टम ने राजनेताओं, अपराधियों, पुलिस और रिश्वतखोर अधिकारियों का एक ऐसा नेक्सस तैयार कर दिया है जहां पैसे के बल पर कोई भी शख्स कानून को ठेंगे पर रख सकता है, जबकि नौकरी पेशा आम आदमी के लिए वो सिस्टम तैयार कर दिया गया है जहां उसे अपने खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा आयकर के रूप में सरकार को देना ही होगा। इस बीच वो भी इस जाल को तोड़ सके तो तोड़ने की कोशिश करता ही है, क्योंकि आयकर का सच ये है 2018-19 में सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स दिया। यूं रिटर्न 5 करोड़ 78 लाख लोगों ने भरा था, लेकिन 4 करोड़ 32 लाख लोगों की आय इतनी थी ही नहीं कि उन्हें टैक्स देना पड़े। दिलचस्प बात यह है कि टैक्स देने वाले सिर्फ 1% लोगों ने अपनी सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा दिखाई। तो क्या देश में सिर्फ महज 1.5-2 लाख लोग ही हैं जिनकी आय 50 लाख से ज्यादा है, जबकि वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2022 कहती है कि सिर्फ 10% लोगों के पास देश की 57% से अधिक संपत्ति है। यानी कमाई करने और कमाई दिखाने के मामले में जबरदस्त गड़बड़ झाला है और इस गड़बड़ी को कभी दुरुस्त नहीं किया जा सका है। इस बीच गरीब व्यक्ति बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहा है, इस कदर कि बच्चे की तबीयत खराब हो तो वो सिर्फ इसलिए सरकारी अस्पताल के आगे खड़ा होने को मजबूर है क्योंकि प्राइवेट अस्पताल जा नहीं सकते। ब्लड कैंसर के बच्चे को शिकायत है, कल के लिए आज बोला था, आज भी कोई सुनवाई नहीं है, नहीं खोलने के लिए बोल रहे हैं और बच्चे की गंभीर हालत है। 7 साल का है, इसके पेट में पथरी है, किडनी पे पथरी पहुंच चुकी है, ऑपरेशन बोल रखा है, ऑपरेशन नहीं कर रहे। और यूपी के सहारनपुर में करप्शन में अंधे हो चुके सिस्टम का सच सामने आ चुका है। यहां पर संवेदनहीन और भ्रष्ट सिस्टम ने 27 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली है और आज इन्हीं 27 लोगों के दर्द को सुनने वाला कोई भी नहीं। सहारनपुर में मेरी ताई जी ने ऑपरेशन करवाया था आँख का और 27 लोगों का उस दिन ऑपरेशन था और सभी की आँखों का
रोशनी चली गई। रोशनी जब से मुझे छोड़ गई, क्षमा रोती है सिरहाने मेरे। कुछ यही दर्द है उन 27 लोगों का जिनकी रोशनी छीन ली गई। दिन के उजाले में जिंदगी में अंधेरा कायम कर दिया गया, मुकम्मल अंधेरा, हमेशा हमेशा के लिए। यूपी के सहारनपुर में जिस किस्म का अंधा ऑपरेशन हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है, पर यकीन करना होगा क्योंकि सच से भागा नहीं जा सकता। 2 दिसंबर को सहारनपुर जिला अस्पताल में नेत्र कैंप लगाया गया। गांव और कस्बों से लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने पहुंचे। ऑपरेशन हुआ, आंखों में लेंस लगाए गए। ऑपरेशन के बाद मरीज अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद ही आंखें खराब होने की शिकायत आने लगी। अब तक 27 लोगों के आंखों की रोशनी जाने की खबर है। 27 लोगों का उस दिन ऑपरेशन था और सभी की आंखों का रोशनी चली गई और कुछ लोग तो ऐसी भी है जो गंभीर हालत है। और ताई जी का मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ है, आंखों की रोशनी चली गई है और अब जा पीजीआई में जोली ग्रांट इसमें चंडीगढ़ इसमें रेफर है। अभी गए थे आंखों की रोशनी बढ़ाने पर जिंदगी में अंधेरा कायम हो गया। वजह लापरवाही बताई जा रही है। डॉक्टर लाल सिंह पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप है। 2 दिसंबर को यहाँ पर सरकारी अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन हुए थे और कई सारे आंखों के ऑपरेशन वाले मरीज जिनकी आंखें खराब हो चुकी हैं वो बहुत परेशान है। और यहाँ के जो सीएमओ साहब थे सही तरीके से बच्चों को कोई जवाब नहीं दे रहे थे। सबसे हैरान और परेशान करने वाला बयान अस्पताल के अधीक्षक आभा वर्मा और सीएमओ की तरफ से रिलीज हुआ है। आभा वर्मा ऐलान कर रही हैं कि अस्पताल में ऐसा कोई कैंप लगा ही नहीं। सीएमओ साहब को तो इसकी खबर भी नहीं। हमारे यहाँ ऐसा कोई कैंप नहीं लगा है। हमारी ओटी में डेली जो केसेस होते हैं वो हो रहे हैं और ऐसा कोई भी इन्फेक्शन की और 27 लोगों की नेत्रहीन होने की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चलता, ये सरासर गलत है। 27 लोगों का है वो मेरी जानकारी में भी नहीं है, तो मैं उनसे एसआईसी जो है जो जिला पुलिस अस्पताल जो है ये उनसे बात करता हूँ। ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। अब जब आला अफसरों को खबर ही नहीं तो सवाल का जवाब सवाल में मिलना ही था, मिला भी। लेकिन इस अंधे ऑपरेशन का सच क्या है, इसका कसूरवार कौन है, पीड़ितों को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये सोचना और समझना हमारा और आपका काम है, अफसर साहब या साहिबा का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो विडंबना यह है कि जिन गरीब लोगों की आंखों की रोशनी छीन जाती है उन्हें न्याय तक नहीं मिल पाता। कुछ मामलों में तो इंसाफ के नाम पर उन्हें चंद रुपयों की भीख पकड़ा करके सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला तक झाड़ लेती हैं। हाल ही में ये जो घटना है, इंदौर में 10 लोगों की आंखों की रोशनी गई तो उन्हें मुआवजा दिया गया, महज 20,000 रुपए का मुआवजा। अब सवाल यह है कि क्या सहारनपुर के पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा? आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। अब ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस खत्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव? षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है।
आपने देख लिया ना, और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि रात में आखिर कर्फ्यू तो दिन में रैलियां और रैला क्यों हो रहा है। शादियों में सिर्फ 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति, तो फिर रैलियों में लाखों की भीड़ कैसे जुट रही है। आम जनता पर सरकार पाबंदियां लगा रही है, लेकिन रैलियों पर रोक आखिर कब तक लगेगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। क्या सिर्फ गाइडलाइन से रुकेगा कोरोना, या फिर रैलियों पर रोक लगना जरूरी है। नेता वर्चुअल रैलियां आखिर कर क्यों नहीं रहे। ये 5 तस्वीरें सिर्फ यूपी चुनाव की रैलियों की ही नहीं है। ये तस्वीरें सिर्फ इन पार्टियों के जनादेश, नेताओं की लोकप्रियता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि ये तस्वीरें कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रण दे रही हैं। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां किस तरह इंसानी जान को दांव पर लगा रही है, ये तस्वीरें इसका प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि नेता कोरोना के खतरे से आगाह नहीं है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि सच जानते हुए भी सभी ने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है। उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें। चुनाव का उत्साह है, लेकिन सचेत कोई नहीं है, सावधानी और सतर्कता नहीं है, और चेहरे पर मास्क तो बिल्कुल भी नहीं। 2 गज की दूरी क्या होती है लोग भूल ही गए हैं, और ये सब प्रधानमंत्री की रैली में हो रहा है। जीवन और जीविका बचाने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत आज देश के अंदर कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीवन और जीविका बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रैली पर रैली किए जा रहे हैं। कोरोना प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री के काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अपने ही राज्य में दोहरी नीति अपना रहे हैं। देखिए, ओमिक्रॉन दुनिया में कई जगह पर बहुत फैला है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में नहीं आया। अभी सबसे बड़ा चीज है अनुपयोगी सरकार को हटाना। अखिलेश यादव तो कोरोना को कुछ मान ही नहीं रहे, उन्हें तो बस सरकार बनाने की पड़ी है। अखिलेश जी की पत्नी और बेटी कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। ऐसे में अब तो कम से कम इन्हें कोरोना को गंभीरता से लेना चाहिए, अपनी विजय यात्रा पर रोक लगा देनी चाहिए, चुनावी विजय के लिए लोगों की जान को दांव पर लगाना छोड़ देना चाहिए। It is a potentially very dangerous thing. I think also it's important that we think clearly about our vaccine strategy. So we have to be careful on how we are thinking about vaccinating, and also get ready to accept that we might have to vaccinate everybody else again for this variant with a new booster. राहुल गांधी ने अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात कही। कह रहे हैं संभावित रूप से ओमाइक्रॉन खतरनाक चीज है, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को नकारते हुए अपनी पार्टी की रैलियों पर रोक ही नहीं लगा रहे। अब नेताओं की इस दोहरी नीति पर कहें तो कहें क्या, बोले तो बोले क्या। बस यही कह सकते हैं कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, क्योंकि ये तो नेताजी हैं, इनसे कोरोना डरता है, इनकी रैलियों में नहीं आता है, सिर्फ रात में निकलता है, और इसीलिए नाइट कर्फ्यू लगाकर जिम्मेदारी की इतिश्री कर दी गई है। अब आपको एक अजीब इत्तेफाक दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 27 दिसंबर को घोषित करते हुए उद्घोषणा की कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य कोविड-19 प्रभावित है, लेकिन इसी तारीख को अमित शाह हरदोई में रैली करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में रैली को संबोधित करते हैं, अखिलेश यादव उन्नाव में विजय यात्रा निकालते हैं। मंगलवार को हरदोई में भीड़ देखकर अमित शाह फूले नहीं समा रहे थे। मुझे कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि अमित भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा। जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं मित्रों। अमित शाह को मुंड ही मुंड दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी नजर लोगों के चेहरों पर नहीं गई, जहां से मास्क मिसिंग था।
उन्हें यह क्यों नहीं समझ आ रहा था कि अगर इसी भीड़ में एक आधा मुंड कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो रैली में आया ये रेला संक्रमण के खतरे में आ जाएगा। पीएम की कानपुर की रैली में भी लोग हाथ में भगवा झंडा और सिर पर टोपी लगाकर पहुंच गए, लेकिन अधिकतर लोग मास्क लगाना ही भूल गए। इसी दिन अखिलेश यादव ने भी उन्नाव में अपनी जीत का ऐलान कर दिया। इस बार 22 में उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश बाबू, बदलाव होगा या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन आपकी इस भीड़ से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जरूर पैदा होगा। इन नेताओं को सोचने की जरूरत है, कोरोना पर दोहरी नीति को ठुकराने की जरूरत है, क्योंकि अगर चुनावी रैलियों की वजह से तीसरी लहर आ गई तो खुद को ये माफ कर पाए या ना कर पाए, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता सब याद रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। झारखंड में राशन कार्ड दिखाने पर लोग 25 रुपए सस्ता पेट्रोल ले सकते हैं। 2 साल पूरे होने के इस खास मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने टाइम्स नाउ नव भारत से खास बातचीत की और प्रदेश को लेकर के भविष्य की योजनाएं बताई। झारखंड सरकार ने अपने 2 साल कार्यकाल पूरे कर लिए हैं। 2 साल के कार्यकाल पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। हम इनसे ही पूछते हैं कि कार्यकाल कैसा रहा। सर, अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, आपकी नज़र में आपका 2 साल का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? देखिए, 2 साल मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए हमेशा याद रखेगा। और हर व्यक्ति, हर वर्ग इस 2 साल के हर एक दिन से वाकिफ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि बतौर सरकार के रूप में हमने भी झेला है और कोविड के इस वैश्विक समस्या जो आज भी साथ साथ में चल रहा है, पता नहीं कल क्या होगा, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। अभी तक भी चुनौती है, ऐसा लगता है कि आगे भी चुनौती रहेगी, लेकिन इस दरमियान सरकार की अपनी संवेदनशीलता राज्य की जनता ने देखा। दिन और रात, चाहे वो वैश्विक महामारी का पीक पीरियड हो या सामान्य हो, सरकार यहां के लोगों के साथ साए की तरह खड़ा रहा। और आज सरकार के यही सोच की वजह से लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आपको दिखाई देगा कि आज जो सरकार पूर्व में जिला हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर से काम करती थी, वो सरकार आज गांव में है। आपने कई कार्यक्रम की शुरुआत की है सरकार आपके द्वारा, और भी ऐसे कई कार्यक्रम हैं, तो इसको और किस तरह आगे बढ़ाएंगे और इस तरह के कई कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कि जो दूर दराज गांव में, दूर गांव में जहां ग्रामीण रहते हैं वहां कम से कम सरकार की पहुंच हो? मैंने तो कहा कि आज उस जगह पर सरकार है जहां कभी सरकार की ना नजरें पहुंची, ना आवाजें पहुंची, योजना की तो बात ही नहीं। उस जगह पर ना सरकार गई, ना उस जगह के लोग बाहर आ पाए। आज उन जगहों पर सरकार की मिशनरी, कोई बैलगाड़ी में, कोई ट्रैक्टर में, कोई मोटरसाइकिल में, हर हाल में उस जगह पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ खड़ा है। और आज जहां सन्नाटा पसरा रहता था, उन सब जगहों पर आज उत्साह का माहौल है। और इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।